नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तराखंड के जीवन जोशी का जिक्र। जीवन की कला को दूसरों के लिए बताया प्रेरणा। कांग्रेस का वार, पीएम को सुननी चाहिए जनता के मन की बात। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें। विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर दिया गया जोर। पर्यावरण संरक्षण, इको पर्यटन और वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी हुई चर्चा। फिर सुर्खियों में छाए हरीश रावत। हरदा की सियासी यात्रा को लेकर उठ रहे सवाल। क्या कांग्रेस को उभारने के लिए हो रही मेहनत या खुद की राजनीति चमकाने में लगे हरदा। और पंच प्यारों की अगुवाई में खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। दर्शन के लिए सिख श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। रविवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 122वां संस्करण सुना। इस दौरान उन्होंने राज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां अपनी बात रखी, तो वहीं उत्तराखंड के 65 वर्षीय दिव्यांग जीवन जोशी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने उनके द्वारा स्थापित की गई बगेटे कला और इस कला के प्रति उनके समर्पण की कहानी को लोगों के साथ शेयर किया, ताकि हर कोई जीवन जोशी से प्रेरणा ले। चीड़ के पेड़ों से गिरने वाली सूखी छाल से सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। वो छाल जिसे लोग आमतौर पर बेकार समझते हैं, जीवन जी के हाथों में आते ही धरोहर बन जाती है। उनकी हर रचना में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू होती है। कभी पहाड़ों के लोक वाद्य यंत्र, तो कभी लगता है जैसे पहाड़ों की आत्मा उस लकड़ी में समा गई हो। जीवन जी का काम सिर्फ कला नहीं, एक साधना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में लागू समान नागरिक संहिता पर जानकारी दी। सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। आम जन की सहूलियत के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसका फायदा लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर जनता का समर्थन मिला है। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में सिर्फ अपनी बात करते हैं। आज तक उन्होंने जनता की बात नहीं सुनी। अगर जनता की बात सुनते तो उत्तराखंड की जमीनी हकीकत से वाकिफ होते। उन्होंने कहा कि आज भी आमजन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में भटक रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है, अरबों रुपया मन की बात में खर्च कर दिया है। और उनको ये समझना चाहिए कि अब जनता ये चाहती है कि मोदी जी उनकी बात सुने, मोदी जी जन की बात सुने। मन की बात बहुत हो गई। और आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, लेकिन एक बात बताइए, आपको उत्तराखंड की धरातल की स्थिति का क्या पता है? आपको जिक्र करना चाहिए तो आपको उन नौजवानों से बात करनी चाहिए जो बेरोजगार हैं। आपको महिलाओं के बारे में बात करनी चाहिए जो अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक उत्तराखंड के लिए कई मायनों में खास मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग रखी गई है। और ऐसे में नीति आयोग की बैठक से कई उम्मीदें हैं। आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं। नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बैठक में कुछ खास मुद्दों पर जोर दिया गया, जैसे कि उत्तराखंड ने अपने विषम भौगोलिक परिस्थिति और पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों को देखते हुए नीति आयोग की बैठक में विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के विकास और राज्य की अन्य जरूरतों के लिए विशेष पैकेज पर जोर दिया। उत्तराखंड, जहां 70% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है, नीति आयोग और 16वें वित्त आयोग की बैठक में पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान की मांग की गई है।
नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को एक नॉलेज हब के रूप में विकसित करने पर चर्चा की गई। यह राज्य की शैक्षिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। उत्तराखंड में इको पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज योजना को लागू करने पर चर्चा की गई। ये पहल राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रोकने के लिए विशेष योजनाओं की मांग है। कम जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के लिए विशेष छूट और पलायन रोधी विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। उत्तराखंड ने सहकारी संघवाद के तहत केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया है। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से हमेशा से विशेष लगाव रहा है, इसलिए उत्तराखंड को लाभ जरूर होगा। देखिए, नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड को बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि हमको बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान उत्तराखंड की तरफ है। विशेष रूप से कई चीज़ें उत्तराखंड को देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तो आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं की ओर नीति आयोग में प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। निश्चित रूप से उससे हमें कुछ मिलेगा, चाहे ग्रीन बोनस की बात हो, चाहे आपदाओं में से बचाव के लिए पैसा देने की बात हो, चाहे 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने की बात हो। वहीं कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को केंद्र में पुरजोर पैरवी करने की बात कही है, जिससे उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिल सके। जो ग्रीन बोनस है, ग्रीन बोनस हमारे जो प्रदेश को मिलना बहुत ज़रूरी है और सरकार कांग्रेस पार्टी के दबाव में है, क्योंकि हमने अभी ये बात अभी भी कही थी जब वित्त आयोग यहाँ आए थे और सरकार ने अपनी रिकमेंडेशन में वित्त आयोग से जो है ग्रीन बोनस की मांग नहीं की। 3-3, 4-4 बार जो है बजट आ चुका है, ग्रीन बोनस हमें नहीं मिला है। यही वजह है कि आखिर धामी जी को विपक्ष के दबाव में आकर के नीति आयोग के समक्ष ये बात रखनी पड़ी है कि ग्रीन बोनस हमारी जो है मांग है और हमारी ज़रूरत है। मांग के साथ साथ ग्रीन बोनस हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम स्टेट का बजट का एक्सपेंडिचर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में लगाते हैं, अगर वो हमें केंद्र से मिलेगा तो हमारे प्रदेश की इकॉनमी भी अच्छी होगी और हमें डेवलपमेंट में जो और अन्य प्रदेश है उनके साथ डेवलपमेंट उनसे कॉम्पीट करने में भी हमें सुविधा हो। नीति आयोग की बैठकों में उत्तराखंड के लिए विशेष ध्यान आर्थिक सहायता, पर्यावरण संरक्षण, इको पर्यटन और नॉलेज हब के रूप में विकास करने पर जोर दिया है। ये प्रयास उत्तराखंड को सतत विकास और आर्थिक प्रगति के पथ पर ले जाने में महत्वपूर्ण होंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के हिस्से में आखिर क्या कुछ आता है। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों फिर एक बार अपनी सियासी यात्रा पर निकले हैं और उनकी ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में देखी जा रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन हरदा की इन यात्राओं से कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या हरदा इस यात्रा के जरिए अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस के लिए राह आसान करना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे अहम, सबसे खास और सबसे वरिष्ठ चेहरा हरीश रावत का माना जाता है। हरीश रावत उत्तराखंड के उन कद्दावर नेताओं में शुमार है जिन्होंने लाख कठिनाइयों के बाद भी राजनीति से अपनी सक्रियता कम नहीं होने दी। इन दिनों हरदा अपनी सियासी यात्रा पर निकले हैं। उनकी इस यात्रा को कांग्रेस के लिए संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में हरदा की ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक नई पटकथा लिख सकती है। मगर हरदा की इस सियासी यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन हरीश रावत को अपनी राजनीतिक यात्रा के इस दौर में अपनी बात कहने के लिए ये सियासी यात्रा वाला रास्ता क्यों निकालना पड़ा? क्या इस यात्रा के जरिए हरदा अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान बनाना चाहते हैं? क्या वाकई हरदा की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी उभर पाएगी? क्या हरदा की इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई नया मुकाम मिल पाएगा? ये वो तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, मगर हम इसे हरदा की सक्रियता ही कहेंगे, क्योंकि 2017 से 8 सालों में 4 जगहों से चुनाव हारने वाले हरीश रावत के पास अगला चुनाव लड़ने का विकल्प होगा या नहीं, ये भविष्य ही बताएगा। मगर उनकी यात्रा की
जीवटता बताती है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना हरीश रावत को कितना पसंद है। हालांकि हरदा की यात्रा को लेकर बीजेपी सीधे तौर पर हरीश रावत के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि जिस दौर में हरीश रावत राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो दौर इस राज्य के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। आदरणीय हरीश रावत जी जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने न तो राज्य के हित के लिए कुछ कार्य कर पाए और न ही उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ कार्य कर पाए। उनके जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक अभिशाप के रूप में, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के रूप में उस कार्यकाल को जाना जाता रहेगा। इसलिए वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। विरोधी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत से ज्यादा सक्रिय कोई नहीं है। वैसे तो पिछले दिनों हरदा ये कह चुके हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में परिस्थितियां ही तय करती है कि कब और क्या होगा। समीकरण ही तय करते हैं कि अगली सियासी चाल क्या होगी। तब तक के लिए हरदा शायद यूं ही चर्चाओं में रहकर सुर्खियां बटोरते रहेंगे। रविवार को गुरु अरदास, शब्द कीर्तन और गुरुवाणी के बीच सिख धर्म की आस्था के मुख्य केंद्र हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। बता दें कि कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारी पुलिस सुरक्षा और बैंड बाजों की धुन के बीच पवित्र निशान साहिब के साथ हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ था। ये यात्रा अक्टूबर तक चलेगी। इसमें देश विदेश से संगत पहुंचती है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में साल 2011 में बने आइस हॉकी रिंग को लंबे समय के बाद खोल दिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में आइस हॉकी रिंग की तकनीकी खामियों को दुरुस्त किया गया था। वहीं 5 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आइस हॉकी रिंग का लोकार्पण किया था। जानकारी के मुताबिक 31 मई तक ये रिंग बिना शुल्क के खुला रहेगा। 31 मई के बाद बेहद कम शुल्क को देकर खिलाड़ी इसका इस्तेमाल कर अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। इसमें बेसिकली स्टेडियम हमारा 6 डेज अ वीक खुलते हैं। एक दिन हम लोग उसको ग्राउंड का लिए, ग्राउंड स्टाफ उसको ग्राउंड मेंटेन करता है, घास और बाकी चीज़ों को। साथ ही हमारा जो इन हाउस कीपिंग का काम होता है उसके लिए हम एक दिन क्लोज करते हैं, तो बाकी 6 दिन खुला रहता है। इसमें ये बात आई थी कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, तो ये भी खुला है। हाँ, कोई बुक कराना चाहे तो जैसे अभी भी एक इवेंट चल रही है, क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है अंदर, तो बुक करा के लोग लेते ही हैं। अब हमने इसको 6 से 8 बजे तक के लिए जो लिए भी बोला है। हाँ, वो भी हमने अब इसका इंस्ट्रक्शन पास ऑन भी कर दिए सोसाइटी को, साथ ही जिलों को, कि सभी जगह जो भी फैसिलिटीज़ हैं जो बच्चे यूज़ करना चाहते हैं तो वो पूरा खुला रहेंगे 6 to 8 PM। प्रदेश के काश्तकारों और किसानों की आजीविका सुधारने के लिए अच्छी खबर है। भारतीय सेना अब पशुपालन विभाग के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय किसानों से पोल्ट्री उत्पादों की खरीद करेगी। पशुपालन विभाग की इस पहल के जरिए सेना की अग्रिम चौकियों पर स्थानीय स्तर पर उत्पादित भेड़, बकरी और पोल्ट्री उत्पादों को आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन निर्देशक नीरज सिंगल की माने तो उत्तराखंड के वाइब्रेंट विलेज के पशुपालक गोट वैली योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन करते हैं और उन्हें जिंदा भारतीय सेना को सप्लाई किया जाता है। ITBP और सेना की जो हमारी टुकड़ियां हैं वाइब्रेंट विलेज में, उनको मीट ऑन हुफ्स MOH सप्लाई करते हैं, लाइव गोट। हम जिंदा बकरी जो हमारे फार्मर की हैं वो फार्मर उनको सप्लाई करते हैं। और चूंकि अभी तक ये कार्य उनके स्तर से जो टेंडर होता था उस प्रोसेस से होता था, उसमें एक मिडिल मैन रहता था। यहाँ मिडिल मैन नहीं है, सीधे पशुपालक का प्रोडक्ट सीधे उस चौकी या उस सेना तक जाता है जो वहाँ पे उसको प्रयोग करते हैं, और उस पशुपालक को विभाग की तरफ से भुगतान कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर, ताकि उसको अपने प्रोडक्ट का पैसा मिल जाए। तो पशुपालन विभाग का इसमें यह योगदान है कि हम अपने जवानों के लिए स्वस्थ और ताज़ा उपलब्ध कराते हैं और वो लाइव लेते हैं। हम कोई मीट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
उधर सितारगंज में अवैध प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इससे कॉलोनाइजर्स जो हैं उनके बीच में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में जो कृषि भूमि थी, उपजाऊ जमीन थी, उस पर प्लॉटिंग की जा रही थी और जब इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो उसने एक्शन लेना शुरू किया। बताया जा रहा है कि अधिकांश कॉलोनी ऐसी है जहां पर ना सड़क है, ना पानी है और ना है बिजली पार की व्यवस्था। बावजूद इसके लोग जमीन खरीद रहे हैं। उधर एसडीएम ने बताया है कि पहली जांच में करीब 20 खेतों में लगभग 100 अवैध कॉलोनियों की पुष्टि हुई है, लिहाजा ऐसे में इनकी रजिस्ट्री को रुकवा दिया गया है। अभी कॉलोनियों को लेके एक मुहिम चली है, हमारे जो उच्च अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में कार्रवाई करी गई है। तो सभी ही हमारे उधम सिंह नगर में ये कार्रवाई हुई है। उसके तहत हमने भी चिन्हीकरण करा है। लगभग 99 ऐसे खेत पाए गए हैं जिनमें अवैध कॉलोनियाँ थी। तो संख्या तकरीबन उनकी 25 से 30 के बीच रही होगी। कार्रवाई अभी गतिमान है। जो और भी हम चिन्हीकरण कर रहे हैं उसकी सूचना भी हम ऊपर भेज रहे हैं और अभी वर्तमान में रजिस्ट्रियाँ इन सभी कॉलोनियों पर रोक दी गई है। उधर अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ ने 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें राजकीय शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। बता दें कि नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष समेत 6 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष बने भूपाल सिंह ने कहा है कि अपने शिक्षक साथियों का आभार जताते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षकों की समस्या का समाधान करना होगा। ये 2 वर्षों में हमारे रांची शिक्षक के जनपद स्तरीय अधिवेशन होते हैं, जिसमें इससे पूर्व के अधिवेशन मुझे जिला मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी गई थी हमारे शिक्षकों के द्वारा। इस वर्ष 2 वर्षों के जो हमारा कार्यकाल रहा है उसको हमारे जनपद के शिक्षकों ने सराहा और उसकी परिणति के रूप में उन्होंने मुझे आज जिलाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया है। मैं अपने जनपद के सभी संगठित साथियों का इस हार्दिक इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। उधर रुड़की के नारसन ब्लॉक में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की इस कार्यवाही को लेकर ग्राम प्रधान ने बताया कि 30 साल पहले इस जमीन को ग्रामीणों के खत्तों में आवंटित किया गया था, लेकिन पूर्व प्रधान सहित कुछ दबंगों ने इस पर कब्जा कर लिया था। जब डीएम से इस मामले पर शिकायत की गई तो उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन अब तक जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करवाया जा सका। आज जो हुआ है हमारे गांव में, जो सरकारी जगह 30-35 साल से सरकारी है, गरीबों की है, गरीबों की जगह जो दाब रखी है उसमें वे फसल बो रही है और जो आज नफवाने के लिए बुलाए हैं पटवारी, 5 पटवारी आए हैं, प्रधान जी है वहाँ उप है। अगर प्रधान जी को बोलते हैं, जो प्रधान जी कहते हैं उन्हें कहते हैं ये तो फर्जी प्रधान जी है, फर्जी प्रधान जी है तो और असली प्रधान जी कैसे होते हैं वे बताओ। उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो एक सुशीला देवी है, उनकी मम्मी भगत भाई साहब है और उनके पुत्र गौतम सिंह है और उन्होंने जो पटवारी पे भी और प्रधान जी पे भी हाथ उठाने की कोशिश की है और सुशीला देवी ने उन्हें पटवारी जी को भी धक्का दिया है। साथ में पटवारी के साथ में प्रधान जी को भी धक्का लगा है। वे दोनों आपस में नीचे गिरे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तराखंड के जीवन जोशी का जिक्र। जीवन की कला को दूसरों के लिए बताया प्रेरणा। कांग्रेस का वार, पीएम को सुननी चाहिए जनता के मन की बात। नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें। विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर दिया गया जोर। पर्यावरण संरक्षण, इको पर्यटन और वाइब्रेंट विलेज योजना पर भी हुई चर्चा। फिर सुर्खियों में छाए हरीश रावत। हरदा की सियासी यात्रा को लेकर उठ रहे सवाल, क्या कांग्रेस को उभारने के लिए हो रही मेहनत या खुद की राजनीति चमकाने में लगे हरदा। और पंच प्यारों की अगुवाई में खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। हजारों श्रद्धालु बने भव्य पल के साक्षी। दर्शन के लिए सिख श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह।